So hello dear students, welcome back. So today I am going to reveal one important and fundamental subject of electrical engineering, that is electrical machines. So electrical machines अगर आप electrical engineering कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं और टेक्निकल फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ रिटन एग्जाम, कोई भी रिटन एग्जाम उठा के देख ली इंडिया का जिसमें टेक्निकल फील्ड का कोई भी रिटन एग्जाम, चाहे वो एसएससी जेई क्यों ना हो, चाहे कोई सी भी स्टेट का जेई, कोई सी भी स्टेट का एई या फिर गेट एग्जामिनेशन या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सभी जगह इलेक्ट्रिकल मशीन का एक अपना अलग रूल है, ठीक है, अपना अलग स्टैंड है और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपके डिग्री पे एक ठप्पा लगा हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का और आपको अगर टेक्निकल फील्ड में ही काम करना है तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स आना चाहिए। इंडस्ट्री में भी अगर आप काम करते हैं तो वहां पे भी अगर मशीन्स का नॉलेज होगा तो आपका इमेज अलग क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स बहुत अच्छा आपको आना ही चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं और कर रहे हैं और टेक्निकल फील्ड में ही रहना चाहते हैं जिंदगी भर के लिए। तो देखते हैं कि इतना इसको तवज्जो क्यों दिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इलेक्ट्रिकल मशीन का, आखिर ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो वन बाय वन सारी चीजें हम लोग रिवील करेंगे, क्यों इलेक्ट्रिकल मशीन इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतने ज्यादा है जिसकी वजह से इतना पॉपुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ने से पहले आप मशीन का मतलब समझिए। मशीन का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ मशीन का मतलब देखें तो कन्वर्ट, मशीन दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, मशीन दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी into other form, ठीक है। तो मशीन का सिंपली क्या मतलब है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो कोई भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल मशीन का मतलब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन का मतलब सिंपली क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ डिवाइस, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल मशीन is a device that can convert, ठीक है, ध्यान से देखना, that can convert either मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, डबल ही लिख दिया ना इलेक्ट्रिकल के लिए, और मैकेनिकल के MECH, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है गाइस। तो हम लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ मशीन का मतलब क्या होता है, कि मशीन का सिंपल मतलब यह होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कुछ भी एनर्जी हो सकती है। बट इलेक्ट्रिकल मशीन का मतलब क्या है, ये सिर्फ दो, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक और बात चल रही होगी, सर ट्रांसफार्मर में तो इन दोनों में से कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है, थोड़ी देर बाद ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए। तो अगर इन दो चीजों को ले ले हम लोग, दो चीजों को ले ले, तो यहां से अगर मैं एक केस ऐसा लेता हूं कि अगर ये मशीन है, ठीक है, अगर ये कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसका इनपुट क्या है, जिसका इनपुट मैंने मैकेनिकल दे दिया, जिसका इनपुट क्या दे दिया मैंने, मैकेनिकल मूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ मैकेनिकल मूवमेंट, मैकेनिकल इनपुट बोल दें या फिर हम लोग, ठीक है, मैकेनिकल इनपुट, और आउटपुट क्या मिले मुझे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिले। तो ऐसी मशीन्स को हम लोग क्या बोलते थे, जिसका इनपुट मैकेनिकल है और आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल है, ऐसी चीज को हम क्या बोल देंगे, जनरेटर, ठीक है। और क्यों जनरेटर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या है, जनरेटर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि सपोज करो इसका रिवर्स ऑपरेशन हो जाए, मतलब कि जो आउटपुट है वो अब इनपुट बन जाएगा। सपोज करो आउटपुट है वो इनपुट बन जाए, तो सपोज करो एक मशीन है जिसका इनपुट क्या हो जाए, इस बार इनपुट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट हो जाए और आउटपुट क्या हो जाए, मैकेनिकल क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसी मशीन्स को क्या बोलेंगे हम लोग, मोटर, क्या बोलेंगे, मोटर,
ठीक है। तो मोटर और जनरेटर दो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ चुकी है। अब मैं बार बार जनरेटर पूरा नहीं लिखूंगा, जब भी जनरेटर लिखूं तो इसका मतलब क्या है, जी, कैपिटल जी, और मोटर लिखूं तो एम। ठीक है, जनरेटर और मोटर्स। अब देखते हैं आगे चल के हम क्या करते हैं कि सपोज करो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आ रहा था। क्या आ रहा था आपके सामने? ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आ रहा था। ट्रांसफॉर्मर को पढ़ाने से पहले ट्रांसफॉर्मर अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिकल मशीन का आपने डेफिनेशन बोला कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, बट ट्रांसफॉर्मर तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली बचपन से देख रखा है। हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बने थे जब से, उसके पहले भी हम लोगों ने देख रखा है, जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों ही क्या है। ये ट्रांसफॉर्मर वन काइंड ऑफ मशीन, इसका इनपुट और आउटपुट क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इनपुट है और आउटपुट भी क्या है, इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं, मैं एक डिस्क्लेमर लगा देता हूं या शर्त लागू या फिर कंडीशन अप्लाई कर देता हूं कि ये जो भी कन्वर्जन हो रहे हैं, ये कन्वर्जन जो भी हो रहे हैं, वो कौन से कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं, ओनली machines that uses magnetic field, only machines that uses magnetic field in the conversion। ठीक है, तो हम लोग कैसी मशीन्स की बात कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सिलेबस में जो भी हमें पढ़ना है वो कौन सी मशीन है, वो मशीन जो अपने कन्वर्जन में क्या यूज करे, मैग्नेटिक फील्ड यूज करे। ऐसी मशीन्स की ही हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें। आपको याद होगा 3 इडियट्स का एक डायलॉग होगा, बताइए व्हाट इज द मशीन। तो इस तरह से वहां पे एक आमिर खान का जो कैरेक्टर वो बोलता है कि जिप अप डाउन ये भी तो मशीन है, बट वो मशीन में क्या है, जिप अप डाउन हो तो रहा है बट उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हम लोग कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज हो, मतलब जिसके कन्वर्जन में मैग्नेटिक फील्ड का यूज हो, ऐसी मशीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन मशीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन। थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड में अगर यूज करें कि इलेक्ट्रिकल मशीन कौन सी मशीन्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस या जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब चलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मर में। तो ट्रांसफॉर्मर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मशीन, क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल मशीन्स नहीं बोलेंगे, क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मशीन। उसका रीजन है बिकॉज क्योंकि ये क्या यूज करता है, ये भी इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, देखो इनपुट आउटपुट की सिमिलरिटी नहीं है, यहां पे सिमिलरिटी क्या है, एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कन्वर्जेंस में भी क्या यूज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रही है, इस वजह से भी इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, मशीन बोल दिया है। ठीक है, तो असल में देखा जाए तो यहां तो क्लियरली हमें पता चल रहा है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बट आप बोलोगे सर यहां तो इलेक्ट्रिकल, यहां भी इलेक्ट्रिकल, कन्वर्ट कहां हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और मैग्नेटिक से फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। इस वजह से इसको भी काय में कंसिडर करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की अगर आपको कोई पूछे कि इसका यूज किया, इसका एप्लीकेशन तो चलो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस which changes one AC, which changes, या ऐसा बोल सकते हैं which changes AC इलेक्ट्रिक पावर या एनर्जी दोनों बोल सकते हो, AC इलेक्ट्रिक पावर at one voltage level to another voltage level at constant frequency। आ रही बात समझ में? तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज लेवल अप डाउन करता है। एसी पावर का क्या करता है, ये वन वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल तक ले जाता है। ठीक है, तो दैट
एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज, स्टेप अप स्टेप डाउन, इस तरीके से एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और दोनों साइड में ट्रांसफॉर्मर के पावर शुड बी सेम, इधर का पावर भी वही होगा, इधर का पावर भी होगा, सिर्फ चेंजेस काय में होगा? वोल्टेज लेवल का। काय का चेंजेस होगा? वोल्टेज लेवल का, वोल्टेज लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे हम लोग एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिए हैं कि मशीन का क्या क्या रोल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगर कि चलो ये वाली बात तो हो गई है कि इलेक्ट्रिकल मशीन असल में होता क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। अब इसके चलते हम लोग के थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम लोग पावर सप्लाई की बात करें या पावर कंजप्शन की बात करें, ठीक है, तो इनको मैं रफ कर देता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर देता हूं सारा चीजें यहां से। तो अगर मैं अगला पॉइंट ये बोलूं आपसे, अगला पॉइंट ये बोलूं कि अगर पावर सप्लाई के पावर सप्लाई में मेरे पास ऑप्शंस है कि एसी है और डीसी है, या फिर मेरे पास मोटर लेके बैठा हूं मैं और मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं एसी ले सकता हूं, डीसी ले सकता हूं, तो उनमें से क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूं, पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर ही आता है, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, ठीक है, या फिर पावर, देखो जनरेटर होगा तो क्या हो सकता है, हम लोग हमारे जब मोटर लेके बैठे थे हमारे पास सप्लाई कौन सी है? अगर पावर सप्लाई हो सकती है। और अगर हम लोग जनरेटर लेके बैठे तो आउटपुट, पावर आउटपुट या पावर कंज्यूमर, पावर कंज्यूम, पावर सप्लाई या पावर कंज्यूम दो ही तरीके से हो सकती है, दो ही फॉर्म में हो सकती है, आइदर एसी और डीसी, आइदर एसी और डीसी। ये एसी हो गया और ये क्या हो गया? डीसी नेचर हो गया। ठीक है, पावर सप्लाई या पावर कंज्यूम, कोई भी पावर सप्लाई या पावर कंज्यूम दो ही तरीके से हो सकती है, दो ही फॉर्म में हो सकती है, या तो एसी हो या फिर डीसी हो। डीसी का मतलब क्या है? बाकी सब तो आप जानते ही हो। डीसी का सिंपली ये मतलब है कि इसके अंदर जो करंट है, डायरेक्ट करंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट करंट। आई और टाइम, टाइम के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एक सेम मैग्नीट्यूड का करंट चलता जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का करंट चलता जाएगा, दैट इज डीसी। और एसी का मतलब क्या? अल्टरनेटिंग करंट, मतलब अल्टरनेट साइकिल रिपीट करेगा, दैट इज करंट, और दैट इज टाइम, ओमेगा टी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, दैट इज अल्टरनेटिंग नेचर। तो इसके यहां पे जब डीसी की अगर कैटेगरी देखें तो यहां पे दो चीजें हुई। डीसी से जो चलने वाली मशीन्स हो गई, देखो डीसी से चलने वाली जो मोटर हो गई या डीसी आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर हो गया, तो उन सबको हम लोग किस में कंसिडर करें? डीसी मशीन्स में। किस में कंसिडर करें? डीसी मशीन्स में। और अल्टरनेटिंग एसी प्रोड्यूस करने वाली चीज को हम लोगों ने जनरेटर बोल दिया, और एसी कंज्यूम करने वाले को क्या बोल दिया? एसी मोटर्स बोल दिया। दोनों किस कैटेगरी में आएगी? एसी मशीन की कैटेगरी में आएगी, एसी मशीन्स। तो एसी करंट का जो यूज करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको एसी मशीन बोल देते हैं, और डीसी करंट का जो यूज करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? डीसी मशीन्स। तो डीसी मशीन की फिर कैटेगरी है, डीसी मशीन्स की फिर कैटेगरी क्या है कि यहां पे जनरेटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, डीसी मोटर, ठीक है, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। और यहां पर अगर देखें तो एसी में हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा वेराइटीज है। लाइक सबसे पहले बात करें तो हमारे पास क्या है? ट्रांसफॉर्मर है। सबसे पहली बात, एसी पे चलने वाला क्या है हमारे पास? ट्रांसफॉर्मर, T-F ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग, उसके बाद बात करें तो यहां पे इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग तो यहां पे आ जाएगी सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो ये कैटेगरी हो गई। एसी से चलने वाली क्या मशीन हो गई? ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। ट्रांसफॉर्मर में देखो इधर, इसको भी हम लोग सिंगल फेज और 3 फेज पे ऑपरेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर दोनों के लिए पॉपुलर है, सिंगल फेज के लिए पॉपुलर है और 3 फेज के लिए पॉपुलर है। इंडक्शन मशीन भी सिंगल फेज और 3 फेज दोनों पे चलती है, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों पे, ठीक है। अभी हम लोग अगर हमारे घर में जो फैन लगा हुआ है वो क्या है? सिंगल फेज इंडक्शन मशीन ही तो है। और सिंक्रोनस मशीन में ज्यादा पॉपुलर क्या है
थ्री फेज ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, सिंगल फेज भी पॉसिबल है इसमें बनना, बाकी पॉपुलर क्या है, थ्री फेज ज्यादा पॉपुलर है। तो इसके अंदर अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मर की दो कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का अगर हम लोग देखो इधर ट्रांसफॉर्मर में सपोज करो ये है इलेक्ट्रिकल इनपुट है और आउटपुट है, दोनों साइड इलेक्ट्रिकल है। अगर हम लोग चेंज कर दें, इनपुट इधर कर दें और आउटपुट इधर कर दें, तो दो कैटेगरी में ट्रांसफॉर्मर डिफाइन होता है। दैट इज स्टेप वन, अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जा रहा तो क्या हो रहा है, स्टेप अप। ठीक है, अप करना, वोल्टेज लेवल अप करना। और इस अप से क्या हो रहा है, ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, स्टेप डाउन। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें दो कैटेगरी फिर आई, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप डाउन दो नेचर हो सकता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट टर्मिनल अगर चेंज कर दे, जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाए या इनपुट आउटपुट बन जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन दो चीज बन सकती है। अगर सेम लाइकवाइज अगर इनपुट आउटपुट इधर चेंज करें, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो दो चीजें पॉसिबल हो सकती है। पहली कि इंडक्शन जनरेटर और दूसरी इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर एंड इंडक्शन मोटर। इसमें इंडक्शन मोटर ज्यादा पॉपुलर है, इंडक्शन जनरेटर लगभग नेग्लिजिबल यूज है। आज की तारीख में 0.001% जगह पे इंडक्शन जनरेटर का यूज होता है, बाकी जगह इंडक्शन जनरेटर अब यूज नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं सिंक्रोनस मशीन में। और देखो ये इंडक्शन मोटर जो है ना, बहुत ज्यादा यूज होने वाली मोटर्स है। जितनी इंडस्ट्री है, जितनी डोमेस्टिक मोटर्स है या फिर इंडस्ट्री, खासकर इंडस्ट्रियल जितनी भी मोटर्स है, वो सारी की सारी कौन सी होती है, ज्यादा से ज्यादा इंडक्शन मोटर होती है। तो इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन बहुत वाइड है। ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे एग्रीकल्चर हो, सभी जगह इसका इंडक्शन मोटर का बहुत बड़ा रोल है। सिंक्रोनस मशीन की बात करें अगर हम लोग, तो सिंक्रोनस मशीन देखो इधर, सिंक्रोनस मशीन फिर से दो कैटेगरी में आती है। इसमें भी जनरेटर और मोटर दोनों की दोनों होती है। इस जनरेटर को हम आगे चल के अल्टरनेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, और अल्टरनेटर क्यों बोलते हैं, सब कुछ बाद में सब बताया जाएगा। अल्टरनेटर और मोटर को हम लोग बाद में चल के सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर। देखो इधर ये दोनों ही पॉपुलर है, ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो भी पावर प्लांट में जनरेटर होता है, कौन सा टाइप का जनरेटर है, दैट इज सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, देखो तीन ऑप्शन है हमारे पास जनरेटर का, इंडक्शन जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो कौन सा होता है पावर प्लांट में आज की तारीख में, पुराने टाइम पे डीसी जनरेटर भी यूज होते थे अलग अलग जगह पे। ठीक है, बाकी अभी डीसी जनरेटर कहीं भी यूज नहीं होता, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता है, सिंक्रोनस जनरेटर। और सिंक्रोनस मोटर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज सिंक्रोनस कंडेंसर इसका, क्योंकि ये पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेकेंड इसका क्या यूज है, ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है। कौन सी है, कांस्टेंट, जहां पे स्ट्रिक्टली कांस्टेंट स्पीड चाहिए, हमें बिल्कुल वेरिएशन नहीं चाहिए, वहां पे सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इतनी कैटेगरी की मशीन है हमारे पास। इनमें अगर ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन देखें तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, ट्रांसफॉर्मर ने क्या करा, हमें लॉन्ग डिस्टेंस का हमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर का बहुत बड़ा रोल है। अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं होता तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमिकल वे में कंज्यूम नहीं कर रहे होते। ठीक है, इस वजह से ट्रांसफॉर्मर का इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत ज्यादा और भी इंपॉर्टेंस है। मैं यहां पे बात नहीं करूंगा, जब इंडिविजुअली मशीन्स पढ़ाऊंगा तब इसके और एप्लीकेशन बताऊंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद इंडक्शन मशीन, उसके बाद सिंक्रोनस मशीन, उसके बाद डीसी मशीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पावर सप्लाई या पावर कंज्यूम के हिसाब से एसी और डीसी के ऊपर डिपेंड होने वाली इतनी मशीन्स आपको पढ़ना है। कुछ स्पेशल टाइप की मशीन्स होती है। क्या होती है, कुछ स्पेशल मशीन्स होती है। ठीक है, स्पेशल मशीन्स होती है लाइक यूनिवर्सल मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर। ठीक है, स्पेशल मशीन्स होती है। ये स्पेशल मशीन्स अब डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन के हिसाब से क्या होती है, ये हम लोग डिजाइन करते हैं। तो स्पेशल मशीन किसी भी कैटेगरी से हो सकती है, किसी डीसी मोटर से भी हो सकती है, और ट्रांसफार्मर से तो नहीं, इंडक्शन मोटर से, सिंगल फेज से, या कहीं से भी बनाई जा सकती है। सिंक्रोनस मोटर से कुछ बनाई जा सकती है। तो सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर या फिर डीसी मोटर के कॉम्बिनेशन से कुछ स्पेशल मशीन्स बनाई जाती है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। गेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है स्पेशल मशीन्स का, फिर भी हम लोग एक ओवरव्यू जरूर देखेंगे। अब देखो क्या हो, डीसी मोटर का एप्लीकेशन पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे चलता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितने भी व्हीकल्स वगैरह में जो भी मोटर्स वगैरह रहती है सारी की सारी कौन सी होती है, डीसी मोटर्स होती है। डीसी जनरेटर का रोल काफी नेरो हो गया है। अब डीसी जनरेटर बहुत ज्यादा नहीं, इमरजेंसी के टाइम पे ही डीसी जनरेटर वगैरह हम लोग यूज करते हैं। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन, आप बोलोगे कि सर डीसी जब रिप्लेस ही कर चुके थे सब कुछ एसी पे यूज कर लो, डीसी मोटर की भी क्या जरूरत है। देखो क्या होता है कि एसी मशीन, अगर हमारे पास पावर सप्लाई की बात करें तो हम लोग इजीली पावर सप्लाई, सपोज करो आज हम लोग बैटरी बैंक अगर लेके, या बैटरी बैंक क्या बोल सकते हैं, हमारा जो पावर बैंक होता है जो मोबाइल चार्ज करने वाला सप्लाई होता है वो भी क्या है, एक तरह का सप्लाई है। तो उसमें बैटरी में क्या है, नेचर क्या है, डीसी नेचर है उसका। तो उसको हम लोग कैरी करके ट्रेवलिंग करके एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं उस सप्लाई का। तो डीसी सप्लाई जो है उसको हम लोग बड़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में बड़े इजी तरीके से ट्रेवल करा सकते हैं, बट एसी सप्लाई को बड़े इजी तरीके से ट्रेवल नहीं करा सकते हैं। तो इस वजह से इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, डीसी मोटर के, डीसी सप्लाई के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। तो चलिए इस तरीके से मैं यहां पे एंड अप करता हूं। तो कंक्लूड करके मैं क्या बोल देता हूं, कंक्लूड करके मैं बोल देता हूं कि आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है देखा जाए तो, अगर हम लोग सिलेबस देखें, इतना ही रफ कर देते हैं हम लोग, तो सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे सिलेबस में है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। इसका सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों ही पढ़ना है हमें, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और इसका जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है उसका वेटेज ज्यादा होता है। सेकंड अगर चले, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग, गेट एग्जाम की बात कर रहे हैं या फिर ईएससी की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आएगा इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, ठीक है। इसका भी क्या है, जनरेटर और मोटर दोनों होता है, बट हमें ज्यादातर क्या पढ़ना है, मोटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ज्यादातर हमें मोटर पढ़ना है, जनरेटर ना के बराबर है। और उसमें भी क्या है, सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों ही क्या है, पॉपुलर है। उसके बाद आता है हमारा डीसी, डीसी मशीन, डीसी मशीन आता है, डीसी मशीन। और डीसी मशीन में क्या होगा, इसमें जनरेटर और मोटर, ठीक है। अब देखो सिंगल फेज थ्री फेज तो डीसी में होता नहीं है, ठीक है, इस वजह से यहां पे क्या है, मोटर और जनरेटर पढ़ना है हमें। उसके बाद आता है लास्ट हमारा सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में हमें दोनों पढ़ना है। यहां पे हमेशा क्या पढ़ना है, हमें थ्री फेज ही पढ़ना है, डायरेक्टली हमें क्या पढ़ना है, थ्री फेज ही पढ़ना है, जिसमें जनरेटर भी होगा और मोटर भी होगा, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और फिफ्थ नंबर आता है स्पेशल मशीन्स, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स। तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू या ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये चार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और कितने नंबर का आता है गेट में, खासकर स्पेशली हम क्या बात करें, गेट में बहुत ज्यादा नंबर का आता है, ये लगभग 11 to 13 मार्क्स तक इलेक्ट्रिकल मशीन हर साल पूछा जाता है। 11 to मिनिमम 11 और मैक्सिमम 13 और 14 तक भी चले जाता है कई बार, ये इसका वेटेज है, ठीक है। 11 to 13 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल मशीन, ऊपर की चार स्पेशल मशीन्स गेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ईएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ईएससी की बात करूं तो ये सारा का सारा किसमें है, हमारा ईएससी का सिलेबस है, और ये वाला सिलेबस किसका है, हमारा गेट का सिलेबस है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, चार मशीन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कवर किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे, और आपको बहुत अच्छा से न्यूमेरिकल लगने लगेंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल घर बैठे बैठे नहीं, एग्जाम के 3 घंटे में भी क्रैक कर पाओगे। मैं गारंटी से बोल दूं, अगर आपने एक बार मशीन पढ़ लिया, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट सुन भी रहे होंगे, 11 में से मैं 11 की गारंटी तो नहीं देता, ना ही 13 की गारंटी देता हूं, 10 या 9 नंबर की गारंटी अवश्य देता हूं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन हो सकता है उस गिवन टाइम फ्रेम में नहीं हो, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन करने के पीछे आप 1 घंटा बिगाड़ो, ठीक है, उतना नहीं, टाइम हमारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम का भी लड़ाई है। तो वहां पे हम लोग क्या करें, गेट के एग्जाम में 9 to 10 मार्क्स की गारंटी श्योरिटी से देता हूं मैं आपको कि आप इजीली कर जाओगे। और पेपर इजी हुआ, जैसे 2019 का जो पेपर इजी था उसके हिसाब से आप पूरा कर देते। तो अब चलिए देखते हैं कि इतना इलेक्ट्रिकल मशीन का बोलबाला क्यों, इतने एप्लीकेशंस क्यों हैं, उसके रीजन है। उसके रीजन अगर देखें, अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हम लोग कि इतना ज्यादा पॉपुलर, इतना ज्यादा यूजफुल और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला क्यों है, आखिर क्या है। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन की बजाय अगर हम लोग बात करें इंटरनल कंबशन इंजन की, इंटरनल
इंटरनल कंबशन इंजन, कंबशन इंजन, ठीक है, जिसको आईसी इंजन बोलते हैं हम लोग, आईसी इंजन। अब आईसी इंजन में देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए थे तब हम लोग क्या करते थे, इंटरनल कंबशन इंजन वगैरह से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे काम करते थे, जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते थे, मोटर वोटर की जो भी है। तो यहां पे क्या होता है, इसमें कांस्टेंट क्या चाहिए हमें, वेंटिलेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना वेंटिलेशन की, और कांस्टेंट फ्यूल चाहिए, फ्यूल कांस्टेंट क्या चाहिए हमें, फ्यूल डालना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली फ्यूल डालना पड़ता है। बट इलेक्ट्रिकल मशीन में कुछ भी नहीं, नो फ्यूल, नो फ्यूल। अब जब फ्यूल नहीं होगा तो नो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। मतलब कि अगर इफिशिएंसी की बात करें तो ये क्या है, क्लीन। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या है, क्लीन एंड इफिशिएंट, क्लीन एंड इफिशिएंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, क्लीन एंड इफिशिएंट। इसीलिए फ्यूचर किसका है, इलेक्ट्रिकल का। ये अभी आप देखिए रिसेंट, आज की तारीख में अगर आज खड़े होकर हम देखें तो कितनी ही इलेक्ट्रिक कार बन रही है। इलॉन मस्क पूरा का पूरा सोलर सिटी और सोलर उस पर बात कर रहा है। वो आने वाले फ्यूचर, इलॉन मस्क के बारे में अगर नहीं जानते हो तो आप गूगल पे सर्च करिए। वो इंडिया में आने वाले टाइम में 2022 या 23 तक क्या है, इलेक्ट्रिकल कार्स का बहुत बड़ा मार्केट लेके आ रहा है। तो आने वाले टाइम में सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही होने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है, क्लीननेस है और इफिशिएंट है। और साथ में एक और चीज है कि इजी टू ट्रांसमिट करना, इजी टू ट्रांसमिट तो करना ठीक है, ओवर अ लॉन्ग लेंथ, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस में इसको ट्रांसमिट करना भी इजी है। इजी टू ट्रांसमिट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल मशीन डे बाय डे इंप्रूव होते जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो आज हम लोग लेके आए हैं स्टार्टिंग ऑफ मशीन, किससे कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर से कर रहे हैं। क्यों ट्रांसफार्मर से कर रहे हैं, इसका भी रीजन आपको बताया जाएगा। देखो, अगर मैं टाइम की बात करूं कि कितने आवर्स का या कितने ड्यूरेशन का ये इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा है, तो देखो आपने नेटवर्क में देखा होगा हम लोगों ने किस तरीके से आपका टाइम बचाया। क्वेश्चन लिखवाने में कोई भी टाइम नहीं गवाया हम लोगों ने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देते थे, आपको डायरेक्टली क्या होता है, इफेक्टिव आवर्स मिल रहे थे। तो जो भी आपको इफेक्टिव आवर्स 50 to 60 आवर्स जो मिला है वो क्या है, इफेक्टिव आवर्स है। अगर उसी को अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में देखें तो वो लगभग आपका 10 घंटा ऊपर मानिए, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, आप जो भी वीडियो देखो इफेक्टिव देखो, क्वालिटी देखो, टाइम बचा। तो उस तरीके से अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो आवर्स है वो जाएगा 85 to 90 आवर्स, 85 to 90 आवर्स के बीच में जा सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 80 to 90 आवर्स के बीच में जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और उसमें भी ट्रांसफॉर्मर जो है, उसमें भी जो है ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर जाएगा लगभग ट्रांसफॉर्मर 25 प्लस ही जाएगा, 25 प्लस आवर्स जाएगा। क्यों जाएगा 25 प्लस आवर्स, देखो इधर इसका रीजन 25 to 30 भी जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का सिलेबस देखें तो सिलेबस आपका किससे रिलेटेड है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सिलेबस देखा है। क्योंकि जो ईएससी का प्रीलिम्स है उसमें भी गेट का जो सिलेबस है उसी को ज्यादातर फॉलो किया जाता है, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर से आता है, वो आप ऐसे भी देख सकते हो, वो भी चीजें मैं बता दूंगा। तो गेट और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिलेबस रखा है, और उसमें देखे सिलेबस में कि नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल। इस वाले टॉपिक में मैं आपको पूरे फंडामेंटल्स बता जाऊंगा, जिसमें कि कैसे आइडिया आया होगा ट्रांसफॉर्मर का, सबसे पहले कैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ, आइडियाज के बाद लॉस, और जो भी फिजिकल हमारे पास जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टेड मैथमेटिक्स था उसको किस तरीके से यूज किया, और बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कैसे एक मशीन की कल्पना करी, कैसे ट्रांसफॉर्मर की कल्पना करी। किसी ने तो पहली बार सोचा होगा ट्रांसफॉर्मर कैसा बनना चाहिए या कैसा एप्लीकेशन होना चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए कैसी मशीन बनना चाहिए, ये सब सोचा होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन में आपको हिस्टोरिकल रीजंस, एक्चुअल स्टोरी, साइंटिस्ट का, ये सब कुछ किसमें कवर करूंगा, फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर पे आएंगे, जब सारे लॉज वगैरह पढ़ लेंगे तो कंस्ट्रक्शन पाएंगे, ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक सर्क्यूट, ठीक है। मैग्नेटिक सर्क्यूट,
इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या डिफरेंस है? अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट जानते थे, जैसे मैग्नेटिज्म की बात हुई और मैग्नेटिक सर्किट बना तो किस तरह से एनालॉगस है दोनों एक दूसरे के। तो हम लोग ये इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का एनालॉगस देखेंगे और डिटेल वर्जन देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट का, ठीक है। और यहां से अब एक एक क्वेश्चन आने लगा है अभी अपकमिंग गेट्स में। तो गेट के अब एग्जाम में देखा जाए 2016 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से मैग्नेटिक सर्किट से एक एक क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद आते हैं हम लोग 4th नंबर पे आइडियल ट्रांसफार्मर। हम लोग सबसे पहले कोई भी चीज बनाते हैं कि आइडियल कल्पना करते हैं। अभी जैसे गेट में रैंक लाना है हमें, तो गेट में रैंक लाना हम बोलते हैं कि चलो ये वाला चीज टॉपिक कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग रैंक लेके आ जाएंगे। दैट इज आइडियल कल्पना, हमारे आइडियल इमेजिनेशन है कि हम लोगों ने आइडियली इमेज किया है कि सब कुछ अच्छा होगा, बट उसके बीच में फेस्टिवल्स भी होंगे, कुछ हर्डल्स भी होंगे, किसी दिन बीमार भी पड़ेंगे। तो ये सब क्या है? प्रैक्टिकलिटीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडियल मशीन की, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे जिसमें कुछ भी खराबी नहीं है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, ठीक है। और उसके बाद 1 by 1 प्रैक्टिकलिटीज जितनी भी होती है, प्रैक्टिकलिटीज जो भी हर्डल्स आते हैं वो सारी की सारी हम लोग मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 6th नंबर में मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो हमें पता चलेगा कि कोई भी मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल तो उसके अंदर क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो उसके बारे में डिटेल वर्जन देखेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल सेक्शन है, यहां से भी क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूं क्वेश्चन कहां से आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन है। उसके बाद बात करें एडी करंट लॉसेस की, फिर एक और चीज आएगी, ये मैग्नेटिक नेचर है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक नेचर है मैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक नेचर, हिस्टेरिसिस लॉसेस, इलेक्ट्रिकल नेचर, एडी करंट लॉसेस। उसके बाद बात करते हैं लीकेज फ्लक्स एंड इट्स मॉडलिंग। लीकेज क्या होता है? लिंकेज का नाम सुना होगा, लीकेज का नाम आप पहली बार सुन रहे थे। लीकेज क्या होता है? जैसे पाइप में से कई बार पानी लीक हो जाता है कि नहीं, लीकेज बोलते हैं हम लोग कहीं ना कहीं घरों में, तो वही लीकेज फ्लक्स का लीकेज है, ठीक है। देखेंगे फ्लक्स का लीकेज कैसे होता है। नेक्स्ट चले अगर हम लोग, तो ये सब आइडियल, देखो यहां पे हम लोगों ने आइडियल सीखा, आइडियल ट्रांसफार्मर सीखा, ये सारी 5, 6, 7 ये 3-4 प्रैक्टिकलिटीज मिक्स करी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग किस पे आए? उसके बाद हम लोग आए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे। किस पे आ गए हम लोग? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे आ गए। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एंड एग्जैक्ट सर्किट एंड इट्स फेजर एनालिसिस, या ठीक है। तो हम लोग यहां पे ट्रांसफार्मर का एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बना चुके हैं। तो 1 से लगा के 8 पॉइंट तक हम लोग क्या करे हैं, लॉस की मतलब ट्रांसफार्मर बनने के पहले की कहानी कि कैसे होना चाहिए एक मशीन, उसके बारे में कंस्ट्रक्शन, मैग्नेटिक सर्किट, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एक आइडियल मशीन की कल्पना, उसके बाद प्रैक्टिकल मिक्सिंग, और वापस आ गए हम लोग 8 नंबर पे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। मतलब 1 से लगा के 8 तक हम लोगों ने एक मशीन बनाई है, ठीक है गाइस। अब देखो क्या होता है, ये नंबर ऑफ आवर्स इसलिए भी ज्यादा हो जाते हैं ट्रांसफार्मर में कि ये जो मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक लॉस, ये सारे के सारे थ्रू आउट इलेक्ट्रिकल मशीन सब सेम रहेगा। हमें बार बार हर मशीन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसफार्मर पहला मशीन पढ़ रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी बेसिक चीजें जो कि आइडियल मशीन में होना चाहिए या किसी मशीन में पढ़ना चाहिए, लॉस, प्रिंसिपल, ये सारी की सारी मैग्नेटिक सर्किट, बार बार मैग्नेटिक सर्किट हर मशीन में थोड़ी पढ़ाएंगे, बट हर मशीन मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनेगा। तो यहां पे सारा का सारा बेसिक्स कवर हो जाएगा। तो 4-5 घंटे यहां पे एक्स्ट्रा लगता है कंपेयर टू अदर मशीन, क्योंकि यहां पे बेसिक सभी मशीन का हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं रोटेटिंग मशीन के उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि रोटेटिंग मशीन के जो बेसिक्स है उस रोटेटिंग मशीन में पढ़ाए जाएंगे। अब चलो देखें कि 1 से 8 तक जब हमारा ट्रांसफार्मर बन के रेडी हो चुका है, अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। तो 9th नंबर पे आता है उसमें ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें एक और टेस्ट होता है दैट इज संपनर टेस्ट। उसके बारे में मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको जरूर दूंगा संपनर टेस्ट के बारे में। मैंने सिलेबस में नहीं लिखा क्योंकि सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमारे गेट सिलेबस के। ईएससी में जरूर एक आध क्वेश्चन आता है, तो संपनर टेस्ट को मैं यहां पे लिखा नहीं हूं, बाकी मैं संपनर टेस्ट के बारे में बताऊंगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगर पर यूनिट सिस्टम एंड ट्रांसफार्मर रेटिंग। ट्रांसफार्मर का रेटिंग किससे डिसाइड करेंगे, पर यूनिट सिस्टम क्या है, सारा का सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखें अगर 11th नंबर पे वोल्टेज रेगुलेशन, कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है सब बाद में बात करेंगे। 12th नंबर पे लॉसेस एंड इफिशियंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रेगुलेशन एंड इफिशियंसी, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर हमें बहुत पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एक अच्छा ट्रांसफार्मर है या खराब ट्रांसफार्मर है। किससे पता चलेगा हमें? इफिशियंसी से और वोल्टेज रेगुलेशन से। नेक्स्ट चले अगर हम लोग कि ऑटो ट्रांसफार्मर, ये स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर दैट इज कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है।
उसके बाद हम लोग पैरेलल ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ डायमेंशन बेसिस प्रॉब्लम्स होती है उनको मैंने कहा यहाँ कवर कर दिया है, ठीक है। कुछ मिसलेनियस पॉइंट भी है वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। तो इस तरीके से सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ये कंप्लीट होता है। तो 1 से 8 तक हम लोगों ने एक मशीन बनाई और 9 से 15 तक उस मशीन के ऊपर हम लोगों ने सारे एनालिसिस करे, सारे पैरामीटर्स के बारे में जाना। तो ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की तरफ। तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में नंबर 1 क्या आएगा, वापस से कंस्ट्रक्शन, बेसिक लॉज वगैरह कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। और इसमें आ जाएगा फेजर ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे फेजर ग्रुप क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। मैं गारंटी दे रहा हूं एक बार अगर फेजर ग्रुप पढ़ लोगे मुझसे कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, ठीक है। उसके बाद हार्मोनिक एनालिसिस, ये ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हार्मोनिक एनालिसिस, ठीक है। गेट में बहुत ज्यादा हार्मोनिक एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती, ईएससी में इक्का दुक्का पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन बनते हैं वो सारा देखेंगे। बाकी मैं डिटेल वर्जन बताऊंगा आपको हार्मोनिक एनालिसिस का। नेक्स्ट चलते हैं 3 फेज कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, वाइंडिंग कनेक्शंस, वो सारे के सारे हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मर आता है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं पिछले 2-1 सालों में, मतलब पिछले 4 साल का पेपर उठा है तो उसमें 1 या 2 बार यहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देखो अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, यहां पे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक सर्क्यूट। मैं मैग्नेटिक सर्क्यूट को 3 स्टार दूंगा, ठीक है। उसके बाद हिस्टेरिसिस लॉसेस में यहां से क्वेश्चन आते हैं, 4 स्टार दूंगा मैं इसको। एडी करंट को भी 4 स्टार दूंगा, 4 स्टार, एडी करंट 4 स्टार। उसके बाद मैं इसकी बात करूंगा यहां से, ये 4 स्टार और किसको मिलेगा, रेगुलेशन पर यूनिट 4 स्टार, सब 4 स्टार, ये भी हमारा 4 स्टार। सबसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है 4 स्टार। एफिशिएंसी लॉसेस, ये भी 4 स्टार। ऑटो ट्रांसफॉर्मर अगेन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 स्टार दे सकते हैं। पैरेलल ऑपरेशन को मैं 4 स्टार नहीं दूंगा, इसको मैं दे दूंगा 2 स्टार, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछते थोड़े से कम है, ठीक है। डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम वापस से 1 स्टार, कभी कभी बार क्वेश्चन आता है यहां से। उसके बाद यहां से 3 फेज फेजर ग्रुप या इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कंस्ट्रक्शन से नहीं आता है, हार्मोनिक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, ये कनेक्शन, 3 फेज कनेक्शन या कनेक्शन से क्वेश्चन आता है। फेजर ग्रुप से भी काफी लंबे टाइम से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्टली पूछा हुआ, बट करेक्शन से आपको क्वेश्चन आता है और इसको मैं वापस 3 स्टार दे दूंगा, 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो यहां पे बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर इसमें क्या पूछा जाए कि 5 नंबर का अगर सपोज करो ट्रांसफॉर्मर आता है तो उसमें 3 नंबर कहां से आएगा, सिंगल फेज से आएगा, और 2 नंबर का कहां से आएगा। अगर 5 नंबर की पॉसिबिलिटी है, अब डिपेंडिंग ऑन द पेपर 4 बनता है, 5 बनता है, 6 बनता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से एक क्वेश्चन जो आएगा 2 नंबर का, और यहां से हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए पूरे से ना 2 क्वेश्चन आ जाए जो रखता है 3 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके 3 + 2 कितना हो गया, 5 मार्क्स का वेटेज होता है पूरे ट्रांसफॉर्मर से। आपको बहुत अच्छे मैनर में, अच्छे सिस्टमेटिक मैनर में मैंने ये डिजाइन किया है आपका सिलेबस, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है मशीन में ये दिक्कत हो जाता है कि कौन सी चीज पढ़ाना, कौन सी नहीं पढ़ाना, कौन सी एग्जाम से रिलेटेड है, इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे हैं और किस तरह से आने की संभावना है। मैं हर बार मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पे गेस लगाता हूं और वो क्वेश्चन हर बार सही होते हैं, ठीक है। तो ये मैं कोई तुक्का नहीं मारता हूं, ये पूरे प्रीवियस ईयर का एक ट्रेंड देखता हूं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको हर एक टॉपिक में बताते जाऊंगा कि यहां से इस बार की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, और ज्यादातर टाइम वो फिक्स भी बैठती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजें, और लगे रहिए मुझसे। 25 to 30 आवर्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मर खत्म करते हैं जल्दी से, और जल्दी इलेक्ट्रिकल मशीन की चारों मशीन खत्म करते हैं गेट के हिसाब से और स्पेशल मशीन ईएससी के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक लॉस, ठीक है गाइस। ओके, जब तक आप बने रहिए।